बच्चों को खास करके जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी किस स्तर से शुरू कर देनी चाहिए? पीटी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए बच्चों को, और कौन कौन सी किताबें, टेक्स्ट बुक उनको पढ़नी चाहिए? क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी कि क्या क्या छोड़ना है? तो इसको किस प्रकार से विद्यार्थी एडजस्ट करें कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें? कि अगर बाय द वे आईएएस नहीं बनते हैं, आरएएस में नहीं जाते हैं तो कैरियर विकल्प के रूप में उनको एक डर रहता है कि आईएएस और पीसीएस वही बन सकते हैं जिनका कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो। लेकिन आपने इस मिथक को तोड़ा है, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आईआईटी वाले आ गए, आईएम वाले आ गए, इस तरीके से कहीं घबराना नहीं है कि आप लोगों के सामने ना मतलब रोना चाहते हो या फिर लोग आपकी कहानी सुनाना चाहते हैं। नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज के टॉपर स्टॉक प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर कुमार झा। कहते हैं कि आसमां में भी सुराख हो जाएगा, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने कदम तो नीचे ज़मीन पर गड़ाए रखा, लेकिन अपनी मेहनत, आत्मविश्वास, जुनून और ईमानदारी से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में अखिल भारतीय स्तर पर 13वीं रैंक लाकर न सिर्फ चुरू का बल्कि राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। इस शख्सियत का नाम है श्री गौरव जी बुढ़ानिया। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम टॉपर स्टॉक में। जी सर। टॉपर स्टॉक के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले जो सवाल हम आपसे सर पूछना चाहेंगे वो ये कि सबसे पहले आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं और आपने तैयारी सिविल सर्विसेज की जो जर्नी रही आपकी वो कैसी रही, कहाँ से शुरुआत किया आपने? सर सबसे पहले तो मैं चूरू ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है पूरी चूरू ज़िले से ही हुई है। उसके पश्चात मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन मैं घर पे आया और मैंने जाना कि प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, उनके बारे में पढ़ा मैंने। मेरे ताऊ जी थे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि इन सेवाओं की तैयारी की जा सकती है। तब मैंने इनकी सर तैयारी करना स्टार्ट किया था। यूपीएससी के लिए 4000 शब्द लिखने पड़ते हैं एक पेपर में, तो मैं पहले काफ़ी धीरे लिखता था, तो यूपीएससी मेरा टारगेट नहीं था। मैंने जो राजस्थान की प्रशासनिक सेवाएं हैं उनको मैंने अपना टारगेट बनाया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो 2000 शब्द लिखने हैं, वो मैं शायद लिख सकता हूं। तो मैंने पहले राजस्थान प्रशासनिक जो सेवा हैं उनको दिया, और 2018 जो आरएएस का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें मैंने 12वां स्थान हासिल किया। उस एग्ज़ाम के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह टाइम से टाइम करते गए, तो उससे राइटिंग स्पीड भी आ गई। और उसका बस आज रिजल्ट है कि अभी मैंने AIR 13 हासिल की है। कहा भी जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और गौरव बुढ़ानिया जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मेहनत इतनी खामोशी से की कि आज सफलता चारों तरफ धूम मचा दी है। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को, खास करके जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी किस स्तर से शुरू कर देनी चाहिए अगर उनको आईएएस, आरएएस या अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में जाना है तो? जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनको थोड़ा टाइम लगता है, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपटीशन के यदि माहौल में छोड़ दिया जाए तो वो उतना अच्छे से अपने आप को परफॉर्म नहीं करवा पाते हैं। आप देखोगे कि जो 10th 12th के मेरिट होल्डर्स हैं वो सिविल सर्विसेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए था। लेकिन उसका एक कारण होता है कि जो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपको कंपटीशन में उतरना पड़ता है, एक टाइम बाउंड मैनर में आपको तैयारी करनी है, तो वो जो प्रेशर है कुछ स्टूडेंट फेस नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि वो कंपटीशन का जो माहौल है उसको एकदम अडोप्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे 2-3 साल में अपने फाउंडेशन क्लियर करें और अब वो फिर कंपटीशन में जाने के एकदम रेडी रहेंगे। दूसरे जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनको लगता है कि मैं जब तक 3-4 बार नहीं पढ़ता तब तक मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, वो भी उसी कैटेगरी के अंदर है, जिनको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी काम करना पसंद होता है, वो एक जगह ज़्यादा टाइम अपना इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। उन्हें अपनी ग्रेजुएशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो भी डिफरेंट आयाम है, जैसे खेलना कूदना या जो म्यूजिक है, जो पार्टिसिपेशन है, उनमें अपना पार्टिसिपेट करो, और फिर वो जो एक अटेम्प्ट है उसी में वो अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं। तो यदि सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उन्हें अपने फाइनल ईयर में स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन।
बिल्कुल। आपकी कामयाबी से तो बच्चों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि आपने अपने प्रथम प्रयास में ही अखिल भारतीय स्तर पर 13वीं रैंक लाई। इसके पहले आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी 12 रैंक के साथ चयन हो चुका है। सर, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण है सिविल सर्विसेज परीक्षा की। तो आप इसको ब्रीफ में बताएंगे ज़रा कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए बच्चों को, और कौन-कौन सी किताबें, टेक्स्ट बुक उनको पढ़नी चाहिए? जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और उसमें केवल क्वालिफाई करना है हमें। यदि हमें कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन एक अलग हिसाब से की जाती है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव। तो ये इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट स्टैटिक है और कौन से सब्जेक्ट डायनामिक है। जो स्टैटिक सब्जेक्ट थे प्रीलिम्स में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, उनका फाउंडेशन मैंने पहले तैयार कर लिया और उनका मैं रिपीटेड रिवीजन करता रहा। दूसरे सब्जेक्ट थे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और जो इकोनॉमी, वो लगातार अपडेट होने वाले सब्जेक्ट थे, उनमें करंट अफेयर आ रहे थे। तो जब भी कोई करंट अफेयर आता, मैं उसका पीछे का फाउंडेशन जो भी बैकग्राउंड है वो पढ़ लेता। इस तरीके से जो लगातार करंट अफेयर के साथ मेरा जो स्टैटिक सब्जेक्ट, जो डायनेमिक सब्जेक्ट है, उनका फाउंडेशन होता जा रहा था और जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनका मैं करता। उसके अलावा यूपीएससी के अंदर एक है कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए पेपर्स की और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते रहिए। तब आपको पता चलेगा एक यूपीएससी एक स्पेसिफिक अंदाज में क्वेश्चन पूछती है, उसका पूछने का एक तरीका होता है, उसको आपको कोड को क्रैक करना पड़ेगा। या तो आप अपने सीनियर से सीख लीजिए या फिर आप लगातार हिट एंड ट्रायल से सीखिए। आपने 10 पेपर लगाए, आपको 2-3 गलतियां समझ में आएंगी, 20 पेपर लगाओ, 30 पेपर लगाओ, इस तरीके से आपको गलतियां समझ में आ जाएंगी। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे पास सीनियर्स थे, तो उन सीनियर्स से मैंने क्या किया, उनसे मैंने सीखा कि प्रीलिम्स में कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं, और वो मैंने सीखने के बाद मैंने 10 या 15 ही पेपर, मॉक पेपर लगाए थे, लेकिन फिर मुझे वो ट्रिक्स आजमानी आ गई थी उसके ऊपर। लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, उनको हिट एंड ट्रायल से ही सीखना पड़ेगा। बार बार पेपर दें, 40-50 पेपर दें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि प्रीलिम्स का पेपर किस तरीके से करना है। प्रीलिम्स में दूसरा पेपर होता है सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर के लिए मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंसन आपका अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए भी यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट। मेरा तो देखो मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि सी सेट के लिए हमें क्या करना है, उनकी एक ही एडवाइस है, डेली के 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। डेली करने, लेकिन उसको कभी छोड़ना नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेंस के ऊपर। मेंस के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मानता हूँ मैं, हिंदू न्यूज़पेपर को। हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आपको पढ़ने, उससे क्या होगी, आपकी एक समझ डेवलप होगी। मल्टी डायमेंशनल जो उत्तर लिखने की कला है वो आपके अंदर डेवलप होगी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है कि किस तरीके से करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ यदि आप जोड़ दोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बल्कि काम होता है, मतलब हर दिन करंट अफेयर को पढ़ना, सोचना ये कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ये जुड़ेगा, तो ये ज़रूर आपको दर्द ज़रूर देगा। लेकिन बोलते हैं कि नो गेन नो गेन विदाउट पेन, तो आपको कुछ दर्द तो उठाना पड़ेगा। तो ये आप दर्द न्यूज़पेपर का ज़रूर उठाइए। उसके बाद यदि हम मेंस के पेपर्स पे आते हैं, GS 1 का पेपर है, तो जो बुक्स हैं वो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स ही थी। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया थी, फिर जो स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। सोसाइटी के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी से MA था और एंथ्रो मेरा ऑप्शनल था। उसके अलावा जियोग्राफी के लिए GC लियोंग पढ़ सकते हैं, और जो हमारी NCERTs है उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। IR में लगातार करंट अफेयर फॉलो करता था, तो IR मेरा वहाँ से हो गया। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर को फॉलो किया था। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए मैंने बासवान सर के नोट्स को भी फॉलो किया था। बाकी जो सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इनके लिए मैंने संतोष सर के नोट्स वगैरह फॉलो किए थे, और खुद के नोट्स मैंने इन सभी पे बनाए थे, क्योंकि कहीं वन स्टॉप सॉल्यूशन GS 3 के लिए नहीं है। GS 4 का जो सिलेबस है उसमें भी मैंने जितने भी मार्केट के अंदर मटेरियल थे उन सभी को लिया और उनको एक जगह कंपाइल कर लिया मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो ये हमें सभी को करना पड़ेगा कि जितने भी मार्केट के रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ कुछ चीज़ें हमें पिकअप करनी पड़ेंगी। किसी भी रिसोर्स को आपको फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक नहीं पढ़ना। तो ये मेरी मेनली जो मेंस के लिए स्ट्रेटेजी रहती थी। अब यदि हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू में मैं लगातार मॉक देता था।
मॉक देने के बाद मुझे पता चलता कि ये मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करता था। तो जैसे आरएस में मैंने 27 मॉक दिए थे, यूपीएससी के अंदर भी मैंने 14-15 मॉक दिए थे, तो टोटल मैंने खूब सारे मॉक दे रखे थे। तो मेरे पास एक बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट तैयार हो गया था। मैं उन क्वेश्चंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके फिर उन पे गूगल रिसर्च करता या बुक से करता और मैंने खुद के नोट्स बना लिए, फिर उन्हीं से मैं रिवीजन करता था। एक अहम चीज़ जो है सर कि यूपीएससी में निबंध का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ख़ास करके बच्चों के बीच एक जिज्ञासा रहती है कि निबंध में कैसे सुधार किया जाए और निबंध के उत्तर लेखन को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए कुछ टिप्स बताएं सर। निबंध जो ऐसे वाला पार्ट है वो मेरा स्टार्टिंग में काफ़ी कमज़ोर था और मुझे इस पेपर से सबसे ज़्यादा डर लगता था। तो इसमें मैंने क्या किया कि बहुत सारे टॉपर्स के ऐसे पढ़े और टॉपर्स के ऐसे पढ़ता और मैं वहाँ से अच्छी अच्छी लाइन्स पिकअप कर लेता था। और मेरी फ्रेंड थी जो इंग्लिश लिटरेचर से थी, तो उनके पास क्या होते हैं कि जो बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेजेज होते हैं, कोट्स होते हैं, तो मैंने वो बहुत सारे लर्न कर रखे थे और हमने पूरे ऐसे को 3-4 टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ऐसे पे स्पेसिफिक बात की जाए तो मेरा एकदम डिवाइड था कि इंट्रोडक्शन के अंदर कोई हम इससे रिलेटेड कोई अच्छी सी कोई इवेंट होगी उससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर उसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे, वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे या किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे और जो कंक्लूजन करेंगे वो इंट्रोडक्शन से जोड़ के वापस से अपने को कंक्लूजन करना है। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जब एक सेक्शन से, जैसे हिस्ट्री वाला सेक्शन है, उससे जब उसके पॉजिटिव्स में जाता था या उसके पॉजिटिव्स से नेगेटिव्स में जाता था तो मेरा ऐसे ब्रेक हो जाता था। इसके लिए मैंने क्या किया कि कोट्स को यूज़ किया। जैसे कि मैंने 3-4 नेगेटिव बातें लिखी, उनके बाद मैं एक कैंडल लाइट से रिलेटेड मैंने एक कोट तैयार कर रखा था, वो कोट लिख देता था। तो वो ऑर्गेनिक लगने लगता कि ये 3-4 लाइनें उसके बाद एक कोट, मतलब 3-4 लाइनें मतलब 3-4 पैराग्राफ्स, फिर एक कोट, फिर उसके नेगेटिव्स बताने, फिर एक कोट और फिर इस तरीके से क्या हो गया, उस ऐसे के अंदर जो थोड़ी ऑर्गेनिक नेचर आ गया। तो ये मैंने प्रयास ऐसे में मेनली किया था। जैसे माना जाता है कि सर यूपीएससी और खास करके स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में प्रीलिम्स में ये चुनौतीपूर्ण है कि फैक्ट्स बहुत सारे याद करने पड़ते हैं, डेटा बहुत सारे याद करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल भी था आपसे इंटरव्यू लेने के पहले, वो पूछ रहे थे कि सर से आप सवाल ये पूछेगा कि फैक्ट्स को और डेटा को कैसे याद रखा जाए लंबे समय तक। तो इसके लिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यदि आपको फैक्ट्स याद करने हैं तो आपको 2 चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कोई फैक्ट है, उसके पीछे का बैकग्राउंड ज़रूर होता है। यदि आप किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तब आप फैक्ट इजीली याद कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, निमोनिक्स होते हैं, एसोसिएशन करके हम याद कर सकते हैं, चिट्स पे याद कर सकते हैं, रिपीटेड रिवीजन से याद कर सकते हैं, या फिर हम मतलब ग्रुप डिस्कशन के थ्रू याद कर सकते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, यदि इन्हें पढ़ाई में लगाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स वगैरह याद करना कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि आरएस के लिए जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट याद करने पड़ते हैं, तो मैंने आरएस के भी लगभग सारे फैक्ट्स अच्छे से याद कर रखे थे। एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल में एंथ्रो को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, लेकिन यदि सही टेक्निक्स आपके पास है तो याद करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। इस परीक्षा में एक ज़रूरी चीज़ और भी है कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी कि क्या क्या छोड़ना है। तो इसको किस प्रकार से विद्यार्थी एडजस्ट करें कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ये एकदम सिंपल सा है, इसमें कभी आपको दिमाग नहीं लगाना कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। आप तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए और यूपीएससी का सिलेबस उठाइए। यूपीएससी आपको बोलती है कि ये पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको, तो वो पढ़ने हैं बस, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना, वो कुछ भी पूछ सकती है। दूसरा, फिर जब वो नोट्स दे दिए, अब उसको कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, मतलब टॉपिक्स तो दे दिए, तो वो डेप्थ डिसाइड करेगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो ब्रॉडनेस है वो डिसाइड करेगा सिलेबस और डेप्थ डिसाइड करेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। उनको आप पढ़िए। अब ये जो छोड़ने वाले सवाल आते हैं वो तब आता है जब हम एग्ज़ाम के पास पहुंच रहे हैं, हमारे पास समय कम है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करना है। उस समय कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर छोड़ दीजिए, मॉडर्न मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा बाकी हिस्ट्री है उसको छोड़ सकते हैं हम, या कुछ तो इस तरीके की चीज़ें को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ बच्चों को इस पर ध्यान ना दें, सिलेबस की सारी चीज़ें पढ़ लें, सिलेबस के बाहर की सब छोड़ दें, बस ये कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब आईएएस आरएएस और स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे तो बहुत समय लग जाता है।
तो खास करके जो मानविकी विषय के छात्र हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, उनको कैरियर विकल्प के रूप में भी क्या सोच के चलना चाहिए कि अगर बाय द वे IAS नहीं बनते हैं, RAS में नहीं जाते हैं, तो कैरियर विकल्प के रूप में? कैरियर विकल्प के रूप में फिर सर आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स के साथ आप PhD भी साथ साथ कर सकते हैं। प्रिपरेशन के साथ PhD करना भी कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। उसके बाद आप प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में ना आप हमेशा जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं उन्हें हर चीज़ों के बारे में इतना अच्छे से पता होता है कि उनके लिए कैरियर हमेशा कोई ना कोई अच्छा कैरियर, यदि वो सिविल सर्विसेज में पास नहीं भी हो पाते तो कहीं ना कहीं अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। चूँकि आप सामान्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो वो बच्चे खास करके जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको एक डर रहता है कि IAS और PCS वही बन सकते हैं जिनका कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, लेकिन आपने इस मिथक को तोड़ा है। तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं? संदेश एकदम क्लियर है कि ये सब मिथ है। कि यदि ऐसा होता ना कि जिसके मम्मी पापा एडमिनिस्ट्रेटर होते या जिनके फैमिली में होते वही सेलेक्ट होते हैं तो मैं नहीं सेलेक्ट हो रहा होता। दूसरा कि मेरा पहले एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। हालांकि वो जब आप IIT का नाम सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार एजुकेशन बैकग्राउंड तो अच्छा ही था, लेकिन वो पहले अच्छा नहीं था। जब कंपटीशन का टाइम आया मैंने उतनी तैयारी की, और वो कंपटीशन क्या होता है ना, आपको आपकी परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्म करवा देता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब आदमी जिद करता है ना तो अपनी एफिशिएंसी औकात भूल जाता है। ये एक जनरली मतलब बोला जाता है कि जिद में आके आदमी अपनी औकात भूल जाता है। तो वो जब कंपटीशन का टाइम आता है तो आदमी अपनी पोटेंशियल से एक हायर लेवल पे जाके हिट करता है। तो यही मेरे साथ हुआ जब मैं 12th में आया और मुझे ये कंपटीशन का माहौल हुआ। उसके बाद से मैंने जो एक एक अचीवमेंट्स हैं वो मैंने स्टार्ट की। तो जो आपका आज तक पीछे का था उसको छोड़ दीजिए, अब आप जिद कर लीजिए, आप अपनी पोटेंशियल, आप अपनी औकात से बाहर जाके चीज़ें करेंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, कभी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स है ना उसको अपना एक्सक्यूज़ मत बनाइए, क्योंकि आप चाहे फेल हो गए ना उसके बाद आप चाहे कितना ही कहो कि RPSC ने ये किया, UPSC ने वो नहीं किया, इस बार पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, कोई उन फेलियर्स के कोई कारणों को कोई नहीं सुनना चाहता। केवल लोग दुनिया सुनना चाहते हैं, मिसालों को सुनना चाहते हैं, विजेता की कहानी सुनना चाहते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आप लोगों के सामने ना मतलब रोना चाहते हो या फिर लोग आपकी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि लोग मेरी कहानी सुनाएं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जितने भी एक्सक्यूज़ हों उनको साइड में रखना पड़ेगा और फिर एकदम जम के लगना पड़ेगा। एक सवाल आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और लगातार घूमता है कि खास करके उन लोगों के लिए जो IITs, IIM और एम्स जैसे संस्थान से पढ़ के निकलते हैं, सरकार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, फिर वो IAS की ओर रुख कर लेते हैं और तो सरकार का संसाधन और पैसे की बर्बादी होती है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं कि क्या उनको जाना चाहिए या फिर वो जिस पर्पज़ के लिए गए हैं IITs वगैरह में वहीं उनको रहना चाहिए? सर इसमें 3-4 फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहला फैक्ट है कि क्या सिविल सर्विसेज सोसाइटी को वापस रिटर्न बैक नहीं कर रही। सिविल सर्विसेज देश का फंडामेंटल चला रही हैं। तो यदि वहाँ पे आपकी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से यदि लड़के आते हैं तो वो अच्छा ही है। दूसरा, यदि गवर्नमेंट को IIT, IIM और एम्स के बच्चे नहीं चाहिए होते तो, और यदि केवल उनको आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे ही चाहिए होते तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन कर देते कि ये केवल एग्ज़ाम BA के स्टूडेंट देते हैं। लेकिन यदि उन्होंने सभी ग्रेजुएशन फील्ड को इनवाइट किया है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं प्रशासन की ज़रूरत, मतलब जो इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसीलिए उसको इनवाइट किया गया। उसके बाद आप देखिए कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कितना कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें आप लगातार डिमांड उठती जा रही है कि आप स्पेशलिस्ट को भी इंक्लूड कीजिए। तो जो ये इंस्टीट्यूट है इनसे थोड़े स्पेशलिस्ट लोग आते भी हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी, हर डिपार्टमेंट की ऐप हो गई, हर डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे काम चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है। तो इस तरीके से जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उतना ही जो आपके साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस प्रशासन में बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ 4-5 फैक्ट हैं, उससे मुझे लगता है कि एकदम फेयर और ओपन कंपटीशन होता है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स भी हैं, साइंस वालों के भी सब्जेक्ट्स हैं, GS के भी हैं। तो आपको बस केवल जाना है और तैयारी करनी है। और कंपटीशन से किसी को घबराना नहीं है कि IIT वाले आ गए, IIM वाले आ गए, इस तरीके से कहीं घबराना नहीं है। जाइए, एकदम फाइट कीजिए, जो अच्छा होगा उसको UPSC चयन कर लेगी। बिल्कुल सही बात है। और कहा भी गया है कि सफलता का कोई एक पल नहीं
विफलता की गोद में ही जीत है और हार कर जो नहीं हारा कभी, सफलता उसी के हृदय का गीत है। बिल्कुल। सर एक सवाल जाते जाते ये है कि राजस्थान में अब तो आप जिला कलेक्टर बनने वाले हैं, तो राजस्थान के किसी ज़िले में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो खास करके उस ज़िले के लिए और राजस्थान राज्य के लिए यहाँ है, माना जाता है कि खास करके फैक्ट है कि महिला साक्षरता बहुत कम है। बिल्कुल। तो उस लेवल पर आप क्या करेंगे जाके? सर इस पे जो 2-3 जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर मैं रियली चाहूँगा कि कुछ कार्य कर सकूँ मैं, एक तो पेयजल के ऊपर कार्य करना चाहूँगा, दूसरा जैसे आपने बताया महिला साक्षरता के ऊपर कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तीसरा ना मतलब हमारे यहाँ पे जो बाल अपराध है, महिलाओं के ऊपर अपराध है, इनके ऊपर भी कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। जो महिला शिक्षा के बारे में सर मैंने सोचा है कि क्या किया जा सकता है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रयास किए जाएंगे। जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू प्रयास किया जाएगा। कुछ कम्युनिटी को आगे लेके आना पड़ेगा, एक कम्युनिटी के एफर्ट लगवाने पड़ेंगे, कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, जो हालांकि काफ़ी ऐप्स पोर्टल वगैरह चल रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा और इनोवेटिव मेथड्स को हमें लाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी प्रयास हो रहे हैं ना, उनको मैं एज ए इम्प्लीमेंटिंग विंग में हूँ। अभी मुझे जो भी प्रयास ऊपर से किए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ ताकि जो भी स्कीम्स हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, जो भी नीडी व्यक्ति है उसको हर प्रकार से सुविधा मिले, जो स्कूल वगैरह हैं, जो स्टाफ वगैरह है वो प्रॉपर काम करे, वो रिजल्ट की लगातार सर्विलेंस होगी, मॉनिटरिंग होगी। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ सोचा है, तो अभी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या ही कर पाते हैं उसमें से। तो चलिए आज के इस टॉपर स्टॉक की इस कड़ी में गौरव जी बुल्हानिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। और प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के इस कड़ी में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।